extraction of metal. In this lecture, we are going to talk about how the different methods can be used to convert the oxide ore into impure metal, that is reduction of oxide ore to get crude metal or impure metal. Now students, in the previous lecture, we have studied about the different methods by which we can convert the sulfide or carbonate, hydrated or hydroxide ore into oxide ore. So let us revise that part, then we will continue. Now, in the previous lecture, we have studied the different methods. Now, it is very easy to extract the metal from oxide ore, right? तो हम लोग के पास जो सल्फाइड ओर था या जो कार्बोनेट ओर था, हाइड्रेटेड ओर था या फिर हाइड्रोक्साइड ओर था, उनका हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसकी वजह से अगर आपके पास में सल्फाइड ओर है तो आप उसका रोस्टिंग करोगे, और अगर आपके पास में कार्बोनेट या हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड ओर है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? ऑक्साइड ओर में बाय कैल्सिनेशन। एंड सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं रोस्टिंग। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। रोस्टिंग में हम लोग ने अलग अलग टेम्परेचर पे रोस्टिंग पढ़ा था, मॉडरेट टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, वो सब भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास में ऑक्साइड ओर है, तो अभी हमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें? क्रूड मेटल में, दैट इज इम्प्योर मेटल में। फिर लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग रिफाइनिंग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टारगेट क्या है? हमारा जो ऑक्साइड ओर है उसको कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्योर मेटल में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स है, मैं एक एक करके सब आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर टू मेटल। और जो मेटल हम लोग पढ़ रहे हो कौन सा? इम्प्योर मेटल। सो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर टू मेटल, दिस इज आल्सो नोन एज बेसिकली रिडक्शन। इसको हम लोग बेटा रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको सिखा देता हूँ, वो हम लोग सीखने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी इसी का पार्ट है, पर हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्मेल्टिंग बच्चों, स्मेल्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पायरोमेटलर्जी का ही पार्ट है। इसको पहले हम लोग कवर करते हैं, फिर आपका लेक्चर इसमें कंटिन्यू में लगेगा। ठीक है, तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग का मतलब होता है बेटा, जो आपका ऑक्साइड ओर है, स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्साइड ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे जो हम लोग फर्नेस यूज करेंगे वो कौन सा फर्नेस यूज करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस। अच्छे से सुनो पहले चीजें, बाद में याद होगी धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो फर्नेस यूज करेंगे वो ब्लास्ट फर्नेस है। मैंने आपको पहले बोला था लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज किया था। अभी हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस, वो सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग ऑक्साइड ओर लेते हैं। इट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्लस हम लोग इसमें ऐड करते हैं फ्लक्स। अभी एक नया टर्म आ गया हमारे लिए, फ्लक्स। इस टर्म की वजह से मैं आपको स्मेल्टिंग सिखा रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग का ये टॉपिक तो हो ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपका ऑक्साइड ओर है उसमें दो चीजें हैं। ओर के साथ में गैंग भी है, ठीक है ना? ओर के साथ बेटा क्या है? गैंग भी है। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है इसको समझ लो पहले। ये जो फ्लक्स है वो क्या है और ये कैसे रिएक्ट करने वाला है वो देखो। तो जो आपका ओर है, कौन सा ओर है? ऑक्साइड ओर, उसमें गैंग भी तो है ना। तो जो ऑक्साइड ओर है बेटा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और आपको मिलेगा क्रूड मेटल। और जो क्रूड मेटल यहाँ पे मिलेगा दैट इज इम्प्योर मेटल, वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, और मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, जबकि जो गैंग है वो बेटा रिएक्ट करता है किसके साथ? यहाँ पे पूरा स्टोरी स्टार्ट हो जाता है फ्लक्स के साथ। तो बेसिकली फ्लक्स जो है वो क्यों ऐड किया हमने? टू रिमूव द गैंग। और फ्लक्स और गैंग दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाते हैं? स्लैग। और ये एक फ्यूजिबल मास है, मोल्टन, मोल्टन फॉर्म में होता है बेटा। ये भी कौन से फॉर्म में होता है? मोल्टन। फ्यूजिबल मास का मतलब ही मोल्टन मास होता है। ठीक है, तो ये भी मोल्टन फॉर्म में ही है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्मेल्टिंग के दौरान आपने रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया वो आपके ऑक्साइड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेगा, और जो आपने फ्लक्स ऐड किया वो बेटा क्या करेगा? वो गैंग के साथ रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा? स्लैग में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली अभी हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ स्लैग? सो स्लैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना।
slag is a fusible mass, molten mass. It is a fusible mass formed by the reaction of gang and flux. ठीक है। अ स्लैग इज आराम से सुनो धीरे से, क्या है चीजें बच्चा जितना थियोरेटिकल चैप्टर में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप टीचर से जितना धीरे से सीखोगे चीजें उतनी ज़्यादा याद होगी। ये सब चीज़ें मैं बोलने के लिए बोल भी सकता था, मैं भी पीपीटी के फॉर्म में बता सकता हूँ, बट उससे आपको कोई चीज़ नहीं याद नहीं होने वाली। ये सब चीज़ें आप अच्छे से धीरे से सुनोगे तभी ये सब चीज़ें याद होगी। थियोरेटिकल चैप्टर में ऐसा ही होता है। So it is a fusible mass which is formed by the reaction of gang and flux. Flux और gang का बेटा जब रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, slag बनता है। So slag is a basically a waste product. It is a dash product, waste product formed by the reaction of dash gang and flux. अगर हम लोग बात करें तो gang जो है उसका नेचर हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं बताया था। gang जो है वो 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक गैंग। एसिडिक गैंग एंड बेसिक गैंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था बच्चों, याद है? SiO2 भी था, याद है? उसके बाद में यहाँ पे था CaO भी था, FeO भी चलेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये हो गया गैंग। तो बेसिकली स्लैग बनता कैसे है? स्लैग फॉर्मेशन एक्चुअल में टेक्स प्लेस एट दिस वे। स्लैग फॉर्मेशन, जब एक गैंग किसके साथ रिएक्ट करेगा? फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगा, तब आपका क्या बनेगा बेटा? स्लैग बनेगा। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि गैंग जो है वो अगर एसिडिक गैंग हुआ तो अगर आपका गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स जो है वो बेसिक होना पड़ेगा। ठीक है ना? ये केस 1 हो गया बच्चों, केस 1। केस 2 की बात करें, अगर आपका गैंग क्या है? बेसिक है, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। और दोनों के केस में बेटा बनेगा तो स्लैग ही। ठीक है ना? उसमें कोई एसिडिक बेसिक स्लैग नहीं होता है, वो तो आपका स्लैग ही होगा। ठीक है? तो अभी सबसे पहले सवाल उठता है ये कि स्लैग फॉर्मेशन जो है हम लोग अलग से इसको टॉपिक वाइज क्यों ले रहे हैं? बिकॉज स्लैग के बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग ना, ध्यान से सुनो। स्लैग जो है वो फ्यूजिबल है कि नॉन फ्यूजिबल है? इट इज अ फ्यूजिबल। इवन ये भी तो फ्यूजिबल ही है। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि जो मोल्टन मेटल है वो हमेशा हैवी होता है और वो हमेशा बेटा लोअर लेयर बनाएगा। ठीक है ना? ये 2 लेयर बनाएगा। और जो स्लैग होता है वो बेटा इनमिसिबल होता है मोल्टन मेटल में। तो ये आ गया आपका मोल्टन मेटल। ठीक है? और ये जो मोल्टन मेटल है वो बेटा वो स्लैग में मिक्स नहीं होता है। और मोल्टन मेटल जो होता है बेटा वो हैवी होता है, और जबकि जो स्लैग होता है वो लाइट होता है बच्चों। तो ये जो स्लैग है वो ऊपर ही रहेगा मोल्टन मेटल के, और ये लाइट इन वेट होता है बेटा। सो दिस इज बेसिकली अ स्लैग। इट इज लाइटर देन मोल्टन मेटल एंड दिस इज मोल्टन मेटल इज हैवी होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे। सो दे आर मिसिबल और इमिसिबल। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मोल्टन मेटल को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं किसको बाहर निकाल सकता हूँ? स्लैग को। तो यहाँ से स्लैग बाहर आ जाएगा और यहाँ से मेरा मोल्टन मेटल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मोल्टन मेटल को भी बाहर निकाला जा सकता है, स्लैग को भी बाहर निकाला जा सकता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग, स्लैग के बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज इनफ्यूजिबल मास। इट इज फ्यूजिबल मास, सॉरी, इट इज अ फ्यूजिबल मास। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा कम होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? तीसरा, इट इज लाइटर देन डैश मोल्टन मेटल। इट इज लाइटर देन मोल्टन मेटल एंड is immiscible with molten metal. Immiscible in molten metal. तो अगर ये मोल्टन मेटल में बेटा इमिसिबल है तो क्या मोल्टन मेटल में मिक्स होगा? नहीं होगा। तो इसको सेपरेट करना आसान है। दूसरी बात, ये ऊपर वाला लेयर बना रहा है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो जो भी एयर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा क्या वो मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर पाएगा? नहीं।
तो इट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर ये स्लैग नीचे होता और मेटल का लेयर ऊपर होता तो मेटल का जो लेयर है वो एयर जो ऑक्सीजन है ऊपर एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करके वो वापस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। तो स्लैग एक्चुअली हमारा हेल्प ही कर रहा है, बिकॉज इसकी वजह से तो हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो स्लैग क्या करता है, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स मोल्टन मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होने देता नहीं है मोल्टन मेटल का, ठीक है। सो मोल्टन मेटल का ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी किसकी बेटा, स्लैग की। अगर मैं बात करूं फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स जो है वो क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which reacts with gang to form fusible slag। तो बेसिकली जो फ्लक्स होता है इट कन्वर्ट्स इनफ्यूजिबल मास, जो गैंग इनफ्यूजिबल था, इनटू अ फ्यूजिबल मास। तो ये इनफ्यूजिबल मास को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वुड बी दिस वन, CuFeS2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइड। अगर मैं इसका रोस्टिंग करूं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका कंप्लीट रोस्टिंग नहीं होता है। यहाँ पे FeS प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2। फिर अगर आप चाहो तो इसका फर्दर रोस्टिंग करा सकते हो, जैसे ये वाला है, इनका फर्दर रोस्टिंग करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2O में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में। तो ये बेटा हमारे लिए क्या है, बेसिकली गैंग ही है ना, ये तो गैंग ही है, बराबर है। अभी ये गैंग है तो अभी इसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो FeO क्या है बेटा, गैंग है। कौन सा गैंग है, बेसिक गैंग है, क्यों, मेटल ऑक्साइड है ना, तो ये बेसिक गैंग हो गया। तो अभी इसके साथ में क्या लेना पड़ेगा, फ्लक्स कौन सा लेना पड़ेगा, फ्लक्स लेना पड़ेगा एसिडिक, क्योंकि गैंग क्या है, बेसिक है। तो एसिडिक फ्लक्स बेटा है SiO2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स क्या करेगा बेटा, इसके साथ रिएक्ट करके इस इनफ्यूजिबल को क्या कन्वर्ट कर देगा बेटा, फ्यूजिबल मास में। तो जो बन जाएगा FeSiO3। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैग। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में विल टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है ना। लाइमस्टोन सुना होगा, CaCO3, यस। इसका दूसरा नाम क्या याद है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यस, कैल्साइट। इसको अगर आप हीट करते हो तो ये बन जाएगा बेटा CaO प्लस CO2, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका फ्लक्स हो गया, और ये कौन सा है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, बेसिक फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर आपको एसिडिक ये तो देखो एसिडिक फ्लक्स है, अभी बेसिक फ्लक्स का एक एग्जांपल बता दो कि अगर आपको बेसिक फ्लक्स है आप एसिडिक कैरियो हटा सकते हो। जैसे कोई एग्जांपल दो सर, P4O10 फॉस्फोरस डेकाऑक्साइड, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में ये गैंग है, ये कौन सा गैंग है, एसिडिक गैंग है, ठीक है ना। ये एसिडिक गैंग है, पहले हमने बेसिक गैंग का एग्जांपल लिया था। एसिडिक गैंग व्हेन रिएक्ट्स विद किसके साथ, बेसिक फ्लक्स, जैसे CaO, इट गिव्स यू कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये क्या है बच्चों, आपका स्लैग है, और इस स्लैग का नाम है बेटा थॉमस स्लैग, याद रखना। इसका नाम क्या है, थॉमस स्लैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, इसका नाम क्या है बेटा, थॉमस स्लैग। तो बेसिकली बेटा जो फ्लक्स है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द गैंग। गैंग किस टाइप का, उसके हिसाब से फ्लक्स होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपका जो फ्लक्स है वो एक थर्ड टाइप का भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लक्स, ठीक है। न्यूट्रल फ्लक्स के मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, यू कैन गो फॉर क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है ना, एक्सेट्रा। CaF2 भी चलेगा, फ्लोरस्पार। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो बेटा। ये जो न्यूट्रल फ्लक्स है ना, वो आज के लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है ना। न्यूट्रल फ्लक्स जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं बेटा। इनके क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो होता है बेटा सबसे पहले ये कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरा बेटा ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, और कभी कभी बेटा ये सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करता है। मेरे पास जगह कम है
ठीक है, आप लोग प्लीज समझिएगा अच्छे से। तो न्यूट्रल फ्लक्स बेटा हम लोग बहुत सारे बुक्स में देखते हैं कि न्यूट्रल फ्लक्स लिखा नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रल फ्लक्स भी याद रखना है आपको। न्यूट्रल फ्लक्स के बेस्ट एग्जांपल CaCl2, इसके बाद में क्रायोलाइट है एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूट्रल फ्लक्स के मेन काम क्या होते हैं बेटा, ये जनरली स्लैग बनाने में यूज नहीं करता है, बट कंडक्टिविटी बढ़ाने में काम करता है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा, और एज अ सॉल्वेंट इज आल्सो यूज्ड एज अ समटाइम्स। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम लोग किस में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बट आप लोगों को समझा दिया मैंने कि स्मेल्टिंग क्या होता है। तो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच, बेसिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच आपका जो ऑक्साइड ओर है, इट इज ट्रीटेड विद व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड अ फ्लक्स। ठीक है, एंड इट इज कैरिड आउट इन विच फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्साइड ओर को इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करेगा, और जो फ्लक्स है बेटा वो गैंग के साथ रिएक्ट करके उसको स्लैग में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इनफ्यूजिबल था अभी वो फ्यूजिबल में कन्वर्ट हो गया। और स्लैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज फ्यूजिबल मास, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इट फॉर्म्स अपर लेयर एंड इट इज इमिसिबल है। तो अपर लेयर बनाएगा और ये मोल्टन मेटल को ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके साथ अभी रिएक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद में फ्लक्स क्या होता है वो तो बता दिया मैंने, और एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स दोनों का एग्जांपल दे दिया। बट न्यूट्रल फ्लक्स आप याद रखना, बिकॉज हम लोग तो अभी ये सिर्फ एंट्रेंस ही पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा बेटा ये टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल। इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको नोट्स कंप्लीट करने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े। देखिए, चलो स्टार्ट करें। Now, let's start with the first method. ठीक है. Now we are going to talk about reduction of what, metal oxides to मतलब impure metal. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे methods यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे pyrometallurgy इसमें. ठीक है ना, अभी टाइम आ गया pyrometallurgy डिटेल में पढ़ने का. So pyrometallurgy में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, pyrometallurgy is a process in which the oxide ore is heated to high temperature in a blast furnace using a suitable reducing agent. ठीक है, to get what, your crude metal, that is impure metal. ठीक है ना, impure metal obtain करने का ये एक सिंपल तरीका है. इसमें हम लोग याद रखना यूज करेंगे किसको बेटा, हीट को. नाउ अभी अगर इस मेटलर्जी में और इस प्रोसेस में अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग यूज करूँ, ठीक है ना, तो प्रोसेस के नाम भी क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग. जैसे अगर मैं रिडक्शन के लिए कार्बन को यूज करूँ तो रिडक्शन बाय कार्बन हो जाएगा, एल्यूमिनियम को यूज करूँ तो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन भी हो सकता है. तो बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग अलग अलग नाम हो सकते हैं. तो पायरोमेटलर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसमें सबसे पहले आएगा रिडक्शन यूजिंग कार्बन, और इसको हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं ना. कार्बन रिडक्शन मेथड जो है बेटा
वो कब यूज होता है, जब आपके पास में ऑक्साइड होगा उस मेटल का जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अभी आप सोडियम है, पोटेशियम, ये सब नहीं ले सकते, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये इसका एक्चुअली डिसएडवांटेज में आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी के इसी में। बट दिस इज यूज बेसिकली फॉर ओनली दोज मेटल ऑक्साइड्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे Fe है, उसके बाद में आप Zn यूज कर सकते हो, Pb यूज कर सकते हो, Sn यूज कर सकते हो, इन सब के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज्ड for oxides of less electropositive metals, ठीक है ना। These oxides are heated in a blast furnace using कार्बन दैट इज कोक या फिर कोल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कोल या फिर कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस इसमें क्या यूज करेंगे, फ्लक्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, इम्प्योर मेटल प्लस CO मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, अगर आपके पास कोई जाएंगे तो वो स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर हम लोग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो जैसे आयन है, Zn है, आयन है, उसके बाद में और Sn भी ले सकते हैं, SnO2 है, उसके बाद में PbO है, ये सब बेटा कार्बन के साथ रिएक्ट करके उनके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी आर नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, बैलेंसिंग वाला पार्ट प्लीज आप लोग देख लेना। Zn प्लस CO बन जाएगा, ये बेटा Sn प्लस CO हो जाएगा, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb प्लस CO में, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे आप लोग इफ CO इज यूज्ड एज reducing agent then CO2 is formed। तो यहाँ पे बेटा CO2 is formed है। आगे मैं आपको चैप्टर के एंडिंग में एलिंगम डायग्राम सिखाऊंगा, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट ओनली एट लो टेम्परेचर। तो सेम रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, लेकिन अगर याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करोगे तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा, क्योंकि CO तो ऑलरेडी है ही है ना, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वापस Fe, वी आर नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, यहाँ पे ये एस्केप हो रहा था सब जगह पे, यहाँ पे Zn प्लस CO2, यहाँ पे Sn प्लस CO2, यहाँ पे Pb प्लस CO2, ये भी सब एस्केप हो रहा है, ठीक है। नाउ इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेटा आपका मेटल ऑक्साइड इजीली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल में, इम्प्योर मेटल में, और ये आपने यूज क्या किया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन बेटा इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड इट इज इजीली अवेलेबल। सो कार्बन इज व्हाट, लेस एक्सपेंसिव, कम महंगा ही है, ठीक है ना, एंड इट इज इजीली अवेलेबल। ये इसके एडवांटेजेस है बेटा, ठीक है, ये अच्छे एडवांटेज है। बट अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस बेटा इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपके पास में मेटल कौन सा है, यस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वो मेटल में, मेटल ऑक्साइड को आपको अगर मेटल में कन्वर्ट करना है तो कार्बन यूज कर सकते हैं। तो cannot be used to reduce oxides of more electropositive metals like, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ग्रुप 1 नहीं चलेगा, ग्रुप 2 भी नहीं चलेगा, एंड एल्यूमिनियम के लिए ये यूज नहीं कर सकते, और इसमें हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन केस अगर समझो अगर आपने यहाँ पे आपने यूज कर लिया Na2O प्लस कार्बन यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो Na2O है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na, वी आर नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, प्लस यहाँ पे CO मिल जाएगा, बराबर है। बट यहाँ पे जो सोडियम है
दिस वाज स्टेबल, सोडियम ऑक्साइड वाज स्टेबल। अभी ये जो मोल्टन फॉर्म में है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट्स दैट इट इमीडिएटली कंबाइंस विद कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन है एंड इट फॉर्म्स अ कार्बाइड, ठीक है ना, तो वो कार्बाइड बना देगा, ठीक है ना, तो ये वाला कंपाउंड जो है फिर वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इससे आपको कभी भी मोल्टन मेटल मिलेगा ही नहीं। We can write one more example of calcium oxide. Calcium oxide is highly stable. So when carbon is used as a reducing agent, it forms Ca plus CO. But this carbon, this calcium, which is in the molten form, will immediately react with carbon to form calcium carbide. और calcium carbide is highly stable. तो बच्चों इससे आपका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम, इनका आप एक्सट्रैक्शन इससे नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। वन मोर डिसएडवांटेज ये कि समटाइम्स द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, एंड रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नेचर है तो इससे बेटा आपको प्रोडक्ट का अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, एंड देयरफॉर will not give good yields of what, good yields of what product, इससे प्रोडक्ट का ज़्यादा यील्ड नहीं आएगा। तो जैसे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि बेटा ग्रुप 2 का ही है, तो कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल है और इससे Mg प्लस क्या मिल जाएगा आपको, CO मिल जाएगा, बट रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इससे आपको Mg का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा नहीं, वो तो वैसे भी हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ही लिया था। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट मेथड, रिडक्शन बाय यूजिंग व्हाट, कार्बन। एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम लोग कवर करेंगे बेटा, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी लगा रहेगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ प्रॉपर पॉइंट वाइज डाल के रखूँगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। इसमें आपने हीट का यूज़ किया है तो ये पायरोमेटलर्जी है, तो पायरोमेटलर्जी के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेथड हो गया रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, तो अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट किसको ले लिया, कार्बन को, तो कार्बन रिडक्शन मेथड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेकेंड मेथड, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। In pyrometallurgy itself, the second method is the aluminothermic process. इसका दूसरा नाम है गोल्डस्मिथ रिएक्शन और प्रोसेस, और इसका तीसरा नाम है थर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। इसका नाम गोल्डस्मिथ क्यों रखा, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट था गोल्डस्मिथ, उसके नाम पे उसने डिस्कवर किया था अप्रॉक्सीमेटली 1893 में, तो इस वजह से बेटा इसका नाम गोल्डस्मिथ रिएक्शन या गोल्डस्मिथ प्रोसेस भी रखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये मेथड कब यूज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना ये मेथड तब यूज होगा जब किसी ऑक्साइड को, जिस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और वहां पे कार्बन को आप यूज नहीं कर सकते। सर कार्बन को यूज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगा, कार्बाइड बना देगा। सो इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ दोज मेटल ऑक्साइड्स which reduces themselves at high temperature, and at such a high temperature carbon cannot be used as a reducing agent because they will form a carbide. So पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि नोट्स अच्छे से कवर हो जाए। used for oxides which requires very high temperature and carbon at such a high temperature cannot be used because the metal forms क्या, कार्बाइड। तो मेटल वहाँ पे क्या बना देगा बच्चों, कार्बाइड बना देगा, तो वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ऐसे मेटल्स के लिए बेटा हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, किसके लिए फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ, आप क्रोमियम को यूज़ कर सकते हो क्रोमियम ऑक्साइड के लिए, उसके बाद में Fe2O3 के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ। क्रोमियम के लिए यूज़ कर सकते हैं, Mn के लिए यूज़ कर सकते हैं, Fe के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में निकल के लिए यूज़ कर सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है ना। दिस इज गोल्डस्मिथ रिएक्शन। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से रियल स्टोरी शुरू हो रही है बेटा, ये ध्यान देना। एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। तो मन में सवाल उठते होंगे कि सर ऐसा क्यों, तो सुनो बेटा उसका रीजन। उसके बेटा दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, एल्यूमिनियम हैज ग्रेट लव, दैट इज एफिनिटी, ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए बेटा इसके मन में बहुत ही प्यार है। एंड ऑक्सीजन के साथ शादी करने के बाद जो ऑक्साइड बनाता है, जैसे Al2O3 इज हाईली स्टेबल, Al2O3 इज हाईली स्टेबल। तो बच्चों पहला रीजन क्या है, इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर एल्यूमिनियम। एंड सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन क्या है कि इसका फर्स्ट क्या है, ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड Al2O3 इज हाईली स्टेबल। सेकेंड रीजन, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, the reaction is highly exothermic. I am not saying बेटा exothermic, it is highly exothermic. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हीट इवॉल्व होता है तो the heat evolved can be used for various purposes, और various purpose, ठीक है ना। इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेलवे का जो ट्रैक्स होता है उसको ज्वाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, रेल जॉइंट्स, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। रेल जॉइंट्स के लिए अपन थर्माइट प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग कैसा है एक बार वो भी देख लेते हैं। डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो, इसमें एक बड़ा सा कंटेनर होता है, it consists of a container like this। इस कंटेनर के अंदर एक क्रूसिबल होता है, दिस इज अ क्रूसिबल, ठीक है बच्चों, दिस इज अ क्रूसिबल। इस क्रूसिबल के सराउंडिंग में होता है सैंड, बिकॉज सैंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, दिस इज सैंड, this is container, this is sand, this is crucible, correct। Now in this we place thermite mixture, this is thermite mixture, ठीक है ना। व्हाट इज अ थर्मेट मिक्सचर, आई टेल यू। उसके जस्ट ऊपर वी प्लेस इग्निशन मिक्सचर, दिस इज इग्निशन मिक्सचर, which is actually a mixture of barium peroxide and magnesium, and above this we place fluorspar, and यहाँ पे एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, दिस इज अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस इज योर थर्माइट मिक्सचर। व्हाट इज बेसिकली थर्माइट मिक्सचर? थर्माइट मिक्सचर इज नथिंग बट Fe2O3 or Cr2O3 plus aluminium. So this mixture is known as what? Thermite mixture. Now what happens in this reaction is that when you start burning this magnesium ribbon starts burning and it comes over here. So it comes in contact with what? Ignition mixture. So BaO2 plus Mg combine to form BaO, barium peroxide gets converted into barium oxide, magnesium gets converted into magnesium oxide, and huge amount of heat is generated. So this reaction is exothermic,
and because of this heat, when this heat comes in contact with thermit mixture, now what is thermit mixture? It is Cr2O3 plus Al, or it is Fe2O3 plus Al. ठीक है, this is your thermit mixture. So we'll write here thermit mixture. When this heat comes in contact with this thermit mixture from the upper part, so this is the heat coming from the first or above process, and because of this heat, this reaction occurs and aluminum displaces chromium from its oxide and forms Al2O3, and here also Al2O3 is formed along with the formation of chromium and iron. These reactions are so exothermic that the metal formed are in molten state. ये जो मेटल फॉर्म हो रहा है बेटा वो कौन से स्टेट में होता है? मोल्टन स्टेट में होता है, और मोल्टन स्टेट में होने की वजह से बेटा इसको हम लोग रेल के जो टुकड़े होते हैं, दो रेल के जॉइंट्स करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब आयन जब गर्म होता है तब मेल्टेड फॉर्म में, तो जब दो रेल को ज्वाइन करना होता है तब हम लोग बेटा उसके बीच में आयन इस प्रोसेस से डाल सकते हैं, और जब वो बेटा ठंडा हो जाएगा तो दोनों रेल क्या हो जाएंगे? जॉइंट्स हो सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेल जॉइंट्स, एंड इसका नाम क्या है? एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस, गोल्डस्मिथ प्रोसेस. इसका कोई सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका कोई सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है. ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, ही डिस्कवर्ड दिस मेथड, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज गोल्डस्मिथ रिएक्शन. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ठीक है. नाउ in this aluminum is used as a reducing agent because उसके दो रीजन है. it has great affinity for oxygen and Al2O3 is highly stable, and second this reaction is highly exothermic, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या आता है? हीट इवॉल्व होता है. so this is your Goldsmith process. let's move to the next one. ठीक है. now let's move to the next one. next method is सेल्फ रिडक्शन. ठीक है, सेल्फ रिडक्शन. जस्ट 2 मिनट्स. सो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पायरो मेटलर्जी का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और उसमें सेल्फ रिडक्शन. ठीक है ना, सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग. थर्ड मेथड बी हो गया, गोल्डस्मिथ हो गया. अभी आ जाते हैं सेल्फ रिडक्शन. ठीक है ना बच्चों, ये मेथड किसके लिए यूज होता है? जिनके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेटा वो खुद ही रिएक्ट कर लेते हैं. किसके बेटा? उनके ओर के साथ. जिनके मेटल ऑक्साइड खुद ही ओर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे सकते हैं? मेटल दे सकते हैं. सर ये तो समझा ही नहीं आपने क्या बोला. मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर कॉपर, इट इज यूज्ड फॉर मर्क्यूरी एंड पीबी. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था. सेल्फ रिडक्शन, रोस्टिंग एट हायर टेम्परेचर. याद करो, रोस्टिंग एट हायर टेम्परेचर. यस, तो वही है बेटा, और कुछ नहीं है. इसमें देखना ध्यान से, जो PbS है जिसको अपन गलेना बोलते हैं, उसका रिएक्शन O2 के साथ करके रोस्टिंग करते हैं तो PbO2 बनेगा प्लस SO2 बनेगा. अभी ध्यान से सुना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो PbS है और ये क्या है? PbO है. तो ये आपका हो गया मेटल ऑक्साइड. ध्यान से देखना, मेटल ऑक्साइड है और ये क्या बेटा? ओर है. तो ये जो मेटल ऑक्साइड है वही अभी ओर के साथ रिएक्ट कर लेगा. तो ओर प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेटा, और बना देगा आपको Pb यहाँ पे और प्लस SO2. सो दिस इज बेसिकली व्हाट? सेल्फ रिडक्शन ऑफ PbS हो गया. सेम फॉर किसके लिए बेटा? कॉपर के लिए भी और Hg के लिए भी. कैसे? ध्यान देना, Hg है जिसका नाम क्या है? सिनेबार. देखो, अगर आप चीजें बोलोगे नहीं, बार बार मेरे साथ में रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें याद होने वाली नहीं है. ठीक है, तो जैसे इसका नाम क्या है? सिनेबार. इसका रिएक्शन क्या? इसका रोस्टिंग करके क्या आएगा? HgO प्लस क्या आएगा बेटा? SO2. और ये जो HgO है वो HgS के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? ये इट विल फॉर्म Hg प्लस SO2. तो ये हो गया सेल्फ रिडक्शन. इसमें भी बेटा हम लोग ने किसका मदद लिया है? हीट का ही मदद लिया. तो ये भी एक कंसेप्ट किस में आएगा? पायरोमेटलर्जी में. इसमें नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. इसमें कोई सेपरेट रिड्यूसिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है ना, ये इससे काम चल जा रहा है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा और डीप में सिखा रहा हूँ. देखो ध्यान से, CuFeS2. अगर मैं इसका रोस्टिंग कर दूँ तो ये पार्शियल रोस्टिंग हो जाएगा,
तो पहले क्या बनेगा, Cu2S बनेगा, फिर इधर FeS बनेगा और SO2 बनेगा। ये याद है सबको? देखो चीज़ें बार बार लिख रहे हैं हम लोग तो ही याद हो रही है बेटा। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको सिखाने में, क्योंकि मैं भी चीज़ों खुद को भी मुझे बहुत बार अच्छे से याद हो रहा है अभी। अगर मैं इसका फर्दर रोस्टिंग करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में, और ये बेटा फर्दर रोस्टिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में। बट ये क्या है, याद करो, यस इट इज गैंग। और गैंग का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बोलो? अभी इसके प्रीवियस वाले बोर्ड पे मैंने सिखाया था ना, यस किसके साथ, फ्लक्स के साथ। फ्लक्स कौन है यहाँ पे, SiO2, तो विल फॉर्म अ क्या, स्लैग। स्लैग बेटा मोल्टन मेटल से हैवी होता है कि लाइट होता है, लाइटर देन मोल्टन मेटल। अपर लेयर की लोअर लेयर, अपर लेयर, मिसिबल और इमिसिबल, इमिसिबल। क्या ये मेटल का ऑक्सीडेशन होने देगा, नहीं, इट विल प्रिवेंट मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो Cu2O बना है, ये जो Cu2O है वो ही बेटा वापस किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cu2S के साथ, और यहाँ पे Cu प्लस क्या मिल जाएगा, SO2। और ये जो कॉपर है इसी को बेटा हम लोग ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं, जो मैं आपको मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको नाम याद रखना, ब्लिस्टर कॉपर। सो दिस इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। क्यों इनको सेल्फ रिडक्शन बोला बच्चों, क्योंकि ये इनमें कोई सेपरेट रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। तो टोटल हम लोग ने कितने मेथड्स पढ़े, पायरोमेटलर्जी में हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए, सबसे पहले कार्बन रिडक्शन मेथड, सेकंड वन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, थर्ड मेथड इज सेल्फ रिडक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड एक और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड पायरोमेटलर्जी में ही एक और छोटा सा मेथड है, फिर आपका पायरोमेटलर्जी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। आप बताओ, ये आपका क्रूड मेटल हो गया। फोर्थ मेथड थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा बाद में वापस आया, देखो हर एक जगह पे हीट आ रहा है, इसके लिए बेटा ये पूरा का पूरा पायरोमेटलर्जी में आएगा। ठीक है, चलो थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर दोज मेटल ऑक्साइड्स, दोज मेटल ऑक्साइड्स, एक सेकेंड, those metal oxides which are thermally unstable, जिसके मेटल ऑक्साइड बेटा थर्मली क्या है, अनस्टेबल है, उनके लिए यूज करेंगे। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, उसके बाद में सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O। आप ये बेटा ऑक्साइड इतने ज्यादा स्टेबल अनस्टेबल होते हैं कि इनको अगर आप हीट भी करोगे, क्या करोगे, हीट भी करोगे, तभी भी बेटा ये आपको प्यार से बेटा आपको वापस अपना मर्क्यूरी दे देंगे और ऑक्सीजन गैस इक्वल हो जाएगा, सिल्वर दे देंगे और ऑक्सीजन गैस इक्वल हो जाएगा। तो ये लोग कुछ भी बेटा नखरा नहीं करते, प्यार से बेटा आपको अपना सिल्वर और मेटल दे देंगे और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पायरोमेटलर्जी। अगर आप ध्यान से देखो तो पायरोमेटलर्जी इज अ बिग टॉपिक। पायरोमेटलर्जी में हम लोग ने कार्बन रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस पढ़ा, उसके बाद में सेल्फ रिडक्शन पूछा क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा, एंड नेक्स्ट वाज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। पायरोमेटलर्जी खत्म हो गया, अभी हम लोग बढ़ेंगे हाइड्रोमेटलर्जी की तरफ। तो स्टूडेंट्स दो टॉपिक और है बस, ठीक है, पायरोमेटलर्जी के बाद हाइड्रोमेटलर्जी और फिर लास्ट में आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो फिर आपका लेक्चर आज का भी खत्म हो जाएगा एंड मेन अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा कौन सा, कन्वर्जन द ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, ये वाला मेन टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 मिनट रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2 हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी बेटा अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोमेटलर्जी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और इज डिसॉल्व्ड इन suitable solvent, or is dissolved in a suitable solvent in which
in which gang is not soluble, gang is not soluble, ठीक है. इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर सिल्वर एंड गोल्ड बेसिकली, ठीक है. चलो अगर हम लोग बात करें सिल्वर की तो Ag2S का रिएक्शन याद है, हमने NaCN के साथ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, टू फॉर्म व्हाट AgCN. अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ. और Na2S, और ये Na2S रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्सिबल. तो इसका रिएक्शन O2 के साथ करवा के इसको कन्वर्ट करेंगे Na2SO4 में. और ये जो AgCN है इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaCN के साथ, एक्सेस ऑफ NaCN टू फॉर्म सॉल्युबल सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना. ये एक्वस फॉर्म में हमारा रिएक्शन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये हमारा टॉपिक नहीं था. हमारा क्या टॉपिक था, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू डैश मेटल, ठीक है. तो अभी तो ये ओर कंपाउंड फॉर्म में, अभी इससे मेटल लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, याद है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन था, जिंक था. तो कैन वी से दैट दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस, तो इसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी में ये टॉपिक को हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जिंक जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर लेगा. तो ये बन जाएगा Na2ZnCN 4 टाइम्स प्लस साथ में क्या मिलेगा, Ag मिलेगा, ठीक है ना. सेम वे अगर ये का ये कॉम्प्लेक्स अगर किसका होता, गोल्ड का होता, तो गोल्ड के साथ इसका रिएक्शन करवा के अपन क्या ऑब्टेन कर सकते थे, Na2ZnCN 4 टाइम्स बच्चों, साथ में क्या मिलता था, Ag. तो ये हो गया बेटा हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है. उसके बाद में थर्ड मेथड इलेक्ट्रोमेटलर्जी. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और रिएक्शन सिखा देता हूँ जो याद ही रखना है एक्चुअली, क्रॉल्स मेथड. क्रॉल्स मेथड जगह थोड़ा सा ये वहाँ पे हम लोग पूरा इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे. क्रॉल्स मेथड में क्या होता है, सिंपल है. इट इज TiCl4 रिएक्शन विद Mg टू गिव MgCl2, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस Ti. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉल्स प्रोसेस, ठीक है. तो ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई नई बात नहीं है. उसके बाद अभी हम लोग का लास्ट आता है बच्चों, फिर आपका ये लेक्चर नंबर 4 फिनिश हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है. इलेक्ट्रोमेटलर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़े इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. और ये टॉपिक एक्चुअल में कहाँ का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है. तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है तो और इजी लगेगा, वरना भी इजी लगेगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. फोर्थ एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है. सो इलेक्ट्रोमेटलर्जी इसके लिए बेटा ये किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है ना. और ये जनरली किसके लिए यूज होता है, ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए एंड एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है. इनके लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते. एक बात और इम्पोर्टेंट, मोल्टन मेटल सॉल्ट का बेटा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. तो वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस आ गया मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया. तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा, सर इलेक्ट्रोलिसिस में तो बहुत सारी चीज होती है, एनोड होता है, कैथोड होता है. तो ध्यान देना, जनरली बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे तो कैथोड जो होगा वो या तो आयन होगा और स्टील होगा, ठीक है. मैं अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ, जनरली, नॉट ऑलवेज बट मेजोरिटी केसेस में बेटा आयन और स्टील होगा. और एनोड पे हमेशा ग्रेफाइट होगा, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो तो यही होगा मोल्टन मेटल सॉल्ट. बट आप सबको पता होगा कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हलाइड्स होते हैं उनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इतने हाई टेम्परेचर पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं करते हैं. सो मोल्टन मेटल सॉल्ट जो होगा उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे बेटा, न्यूट्रल फ्लक्स डालेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डालेंगे, न्यूट्रल फ्लक्स. और जो न्यूट्रल फ्लक्स होगा बच्चों, न्यूट्रल फ्लक्स क्या करेगा, इसके 3 काम हैं. सबसे पहले ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा, कम करेगा. एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है. सो मोल्टन मेटल सॉल्ट अलॉन्ग विद व्हाट, न्यूट्रल फ्लक्स विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अभी इसका एक एग्जांपल के तौर पे अगर क्वेश्चन देखना है
तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम देख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम यूजिंग डाउन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डाउन्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम यूजिंग डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस से बेटा एक्सट्रैक्शन हम लोग सोडियम का करते हैं फ्रॉम NaCl, फ्रॉम NaCl, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कैथोड तो आपका Fe या फिर स्टील रहेगा, एनोड सेम ग्राफाइट रहेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ये थोड़ा ध्यान देना रहेगा। द इलेक्ट्रोलाइट ओवर हियर इज NaCl plus CaCl2. Now CaCl2 over here will act as a neutral flux. ये किसका काम कर रहा है? न्यूट्रल फ्लक्स का काम कर रहा है, और ये तीनों काम करेगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, एंड इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सो बेसिकली इसमें रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं इसी का पार्ट, ना ध्यान देना बच्चों। इसका जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। This is connected to the positive terminal of the battery and the second one is connected to negative terminal. Since this is positive, so ये भी positive रहेगा, this is negative. यहाँ पे आपका molten NaCl है, so Na plus and Cl minus. This is cation will move toward this electrode, so therefore this is known as, yes, it is cathode, and this is anion move toward this electrode and therefore it is known as anode. Correct? So now हमारा एक लर्निंग कोड क्या है, गुरु मंत्र AOCR। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। सो लेट अस स्टडी द रिएक्शन। NaCl which is actually solid on heating it will melt into Na plus and Cl minus. This is not aqueous, this is fused form or molten state, ठीक है ना, fused or molten state. Now at cathode what is the reaction at cathode? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, yes. So Na plus will take up one electron and will get converted into Na, ठीक है ना। तो ये आपका Na बन गया, this is at cathode, and at anode what is the reaction at anode? It is oxidation. So 2Cl minus will get converted into Cl2 plus 2 electrons. So during the electrolysis do remember कैथोड के ऊपर आपका मेटल बनेगा और एनोड पे बेटा क्या फॉर्म होगा? गैस फॉर्म होगा। ये आपको याद रखना है ना। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि यू कैन नॉट टेक एक्वा सॉल्यूशन। नोट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस वी यूज ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली molten solution and not aqueous solution। आप कभी भी बेटा एक्वस सोल्यूशन इसमें नहीं लोगे। तो अभी हमारे मन में सवाल उठता होगा कि सर ऐसा क्यों, तो उसका कारण देखते हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं चैप्टर इज, मतलब ये पार्ट लेक्चर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्वस स्टेट में क्यों नहीं लेते हैं? अगर मैंने इफ एक्वस NaCl इज यूज्ड, एक्वस NaCl इज यूज्ड, तो क्या होगा बच्चों? तो आपको मेटल कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट Na plus and Cl minus, एक्वस सोल्यूशन मतलब H plus and OH minus भी होगा। बेसिकली होता तो वाटर है, बट हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये आपके कटायन वाले पार्ट है। सो एट कैथोड देयर आर टू रिएक्शंस पॉसिबल, ठीक है ना। Na plus कैन गेट कन्वर्टेड इनटू Na और H plus कैन कन्वर्ट इनटू H2, हाफ H2। तो अभी दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा? डेफिनेटली बेटा फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि E0 रिडक्शन ऑफ सोडियम इज नेगेटिव एंड E0 रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो अभी 0 और नेगेटिव में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 0 बड़ा है। तो देयरफॉर आपको कभी भी बेटा कैथोड पे मेटल मिलेगा ही नहीं, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है। तो बेसिकली बेटा याद रखना, आपको कौन सा स्टेट लेना है? एक्वस गलती से भी नहीं लेना है, हमेशा मोल्टन स्टेट लेना है। So in this lecture number 4 we have finished all the methods of converting the oxide ore or the ore into impure metal. So in the next lecture we can jump on to the purification. Now purification भी बहुत बड़ा topic है, but we will complete only in one lecture ताकि आपको पता चले कि एक-एक lecture सब हम लोग का connected लग रहा है। तो students in this lecture we have talked about pyrometallurgy,
हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और एक एक्स्ट्रा मेथड हमने पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोसेस, जो कि सिंपली आपको क्या रखना है, याद रखना है. सो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लेक्चर एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with the concept of purification of metal. Thank you.